क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहा तियानयान क्या है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं? मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 6 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी जयंती को समरस दिवस या समता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इमेज में आप इस महानुभाव को देख सकते हैं। इस महानुभाव का नाम है बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम की जयंती को समरस दिवस या समता दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है 5 अप्रैल को, यानी कि कल ही 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल 2021 को बाबू जगजीवन राम की 114वीं जयंती मनाई गई। और बाबू जगजीवन राम का जन्म कब और कहां हुआ था वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बाबू जगजीवन राम जी का जन्म 5 अप्रैल 1908 को ब्रिटिश भारत के भोजपुर बिहार में हुआ था। और जगजीवन राम को किस नाम से जाना जाता है? बाबूजी नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। और वे एक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख कार्यकर्ता एवं राजनीतिज्ञ थे। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे युवा मंत्री कौन बने थे वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और उस वक्त सबसे युवा मंत्री बने थे बाबू जगजीवन राम। श्रम मंत्री की जिम्मेदारी बाबू जगजीवन राम को दी गई थी। और हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने 1991 में 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया था हमारे इस महानुभाव की स्मृति में। और केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने एवं भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए जगजीवन राम को याद किया जाता है। यानी कि भारत देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी अहम योगदान दिया था बाबू जगजीवन राम ने। और वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन बने थे यह क्वेश्चन बन सकता है। और इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आएगा बाबू जगजीवन राम। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो वो हमारे रक्षा मंत्री थे। और बाद में बांग्लादेश का अलग गठन किया गया, यानी कि बांग्लादेश बना पूर्व पाकिस्तान में से। और बाबू जगजीवन राम ने जनता पार्टी सरकार में भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। कब किया? 1977 से 1979 तक। वह बिहार राज्य के सासाराम संसदीय क्षेत्र से चुने गए थे। वर्ष 1936 से 1986 तक संसद में उनका निर्बाध प्रतिनिधित्व एक विश्व रिकॉर्ड है। तो यह फैक्ट भी याद रखना है कि संसद में सबसे अधिक समय तक एक मंत्री के रूप में या तो संसद सदस्य के रूप में किसने कार्य किया है? तो हमारे बाबू जगजीवन राम जी ने। और उनकी विरासत को याद करें तो उनके दाह संस्कार स्थान को समता स्थल का नाम दिया गया। और उनकी जयंती को समरस दिवस या समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया? दोस्तों भारत प्रतिवर्ष नेशनल मैरीटाइम डे मनाता है 5 अप्रैल को, यानी कि कल ही नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 अप्रैल। लेकिन दिमाग में एक और क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिरकार 5 अप्रैल को ही नेशनल मैरीटाइम डे क्यों मनाया जाता है? तो इसका रीजन है 5 अप्रैल 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीमशिप SS लॉयल्टी को मुंबई से पहली बार लंदन की समुद्री यात्रा के लिए अंतरराष्ट्रीय जल में भेजा गया था और समुद्री इतिहास बन गया था। और इसी की याद में हर साल 5 अप्रैल 1964 से राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है।
तो यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है, हमने राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाने की शुरुआत कब की? 5 अप्रैल 1964 से। और मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को भारतीय जहाजरानी उद्योग के प्रति जागरूक किया जा सके, साथ ही उन्हें अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका को बताया जा सके। और नेशनल मैरीटाइम डे यूएसए में कब मनाया जाता है? 22 मई को यूएसए यानी कि अमेरिका में नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारत देश में 5 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और हाल ही में यह तीनों महानुभाव सुर्खियों में क्यों आए वो तो मैं रीजन बताऊंगा ही, लेकिन कौन सा युग्म सही नहीं है यह हमें यहां पूछा गया है। तो चलिए यहां हम पढ़ते हैं, भगवती सिंह एक समाजवादी नेता थे, संजय चक्रवर्ती निशानेबाजी कोच थे, और सुहास कुलकर्णी टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। हाल ही में इस तीनों महानुभावों का निधन हो गया है, और इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने सेट किया था। यानी कि कौन सा युग्म सही नहीं है बोले तो गलत है, तो इनमें से एक भी ऑप्शन गलत नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और यहां सबसे पहले बात करते हैं भगवती सिंह की। तो इमेज में आप देख सकते हैं, यह है भगवती सिंह। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे भगवती सिंह ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचार को सशक्त किया, और वे बख्शी का तालाब स्थित चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के प्रबंधक रहे, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और वे 89 साल के थे। और दूसरे महान व्यक्ति जिसका नाम है संजय चक्रवर्ती, इमेज में आप देख सकते हैं, ओलंपिक पदक विजेता ऐसे गगन नारंग और अंजलि भागवत सहित भारत को कुछ शानदार निशानेबाज देने वाले प्रतिष्ठित निशानेबाजी कोच संजय चक्रवर्ती का मुंबई में निधन हो गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित संजय चक्रवर्ती 79 साल के थे, यानी कि 79 साल की आयु में मुंबई में हाल ही में निधन हो गया। तो आपको याद रखना है, वो एक प्रतिष्ठित निशानेबाजी कोच थे, और उनके शिष्य रहे हैं गगन नारंग, अंजलि भागवत। और तीसरे महानुभाव का जो मैंने जिक्र किया नाम है सुहास कुलकर्णी, इमेज में आप देख सकते हैं, टेबल टेनिस खेलते हुए सुहास कुलकर्णी। टेबल टेनिस के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी सुहास कुलकर्णी का ठाणे में निधन हो गया है, और वो 68 साल के थे, और उनके परिवार में मां, पत्नी और बेटी है। उन्होंने 2019 में राष्ट्रीय मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता था, और इसीलिए दोस्तों सुहास कुलकर्णी का नाम भी हमें याद रखना है, वो एक टेबल टेनिस के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी थे जिसका निधन हो गया है। चौथा क्वेश्चन, अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित दांडी यात्रा में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद यात्रियों के साथ जुड़े और नवसारी तक की यात्रा की? तो आपको भी पता है कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव जिसका सेलिब्रेशन शुरू किया है 12 मार्च 2021 से, और तकरीबन 75 सप्ताह इसका सेलिब्रेशन किया जाएगा। और इस अवसर पर जब हमारे पूज्य बापूजी ने दांडी यात्रा की थी, तो इसी तरह की दांडी यात्रा हाल ही में निकाली गई है, और सिक्किम राज्य के चीफ मिनिस्टर पद यात्रियों के साथ जुड़े और नवसारी तक की पद यात्रा की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम राज्य। महात्मा गांधी जी ने 1930 की ऐतिहासिक दांडी मार्च के दौरान 3 अप्रैल की सुबह वंज से धामण के लिए प्रस्थान किया था, और हाल ही में जारी दांडी मार्च में धामण में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, कौन? सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग पद यात्रियों के साथ जुड़े और महात्मा गांधी के बनाए मार्ग पर नवसारी तक की पद यात्रा की। और सिक्किम के मुख्यमंत्री के साथ साथ सिक्किम राज्य के 6 मंत्री, 11 विधायक और 1 सांसद के अलावा 45 छात्र भी यात्रा में साथ जुड़े थे। इमेज में आप देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा तियानआन क्या है? पहले तो इस शब्द को आप गौर से पढ़िए। तियानआन सुर्खियों में रहा यह शब्द एक चीनी टेलीस्कोप है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टेलीस्कोप।
चीन ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल अपर्चर टेलीस्कोप को आधिकारिक रूप से विश्व भर के खगोलविदों के लिए खोल दिया है। जी हाँ, विश्व भर के खगोलविदों के लिए चीन ने यह टेलीस्कोप खोल दिया है और यह दुनिया का सबसे संवेदनशील टेलीस्कोप है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह 500 मीटर का अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसे शॉर्ट में हम फास्ट बोल सकते हैं, फास्ट पहले के रेडियो टेलीस्कोप से 2 गुने एरिया को कवर कर सकेगा और इसकी रीडिंग 3 से 5 गुना ज्यादा सटीक होगी। और इस टेलीस्कोप का नाम तियानयान है, जिसका चीनी भाषा में अर्थ क्या होता है? स्वर्ग की आंख। चीनी भाषा में तियानयान का मीनिंग होता है स्वर्ग की आंख। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह विशाल टेलीस्कोप देश के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत गुइजोउ के डाओडांग में स्थित है। कहां पर? डाओडांग प्रांत में स्थित है। यहां इमेज में आप देख सकते हैं। और 16,000 फीट के इस टेलीस्कोप को 1994 में प्रस्तावित किया गया था और आखिरकार 2007 में मंजूरी मिल सकी। और इसमें 36 फुट के 4,500 तिकोने पैनल है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह तिकोने पैनल है जो एक डिश का आकार लेते हैं। और साथ ही 33 टन का रेटिना है जो 460 से 525 फीट की हाइट पर टंगा है और इसकी कीमत 26.9 करोड़ रुपए है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसने देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? फिर से लॉकडाउन लगाने की घोषणा हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश ने लॉकडाउन की घोषणा की है। और यह बात कही है बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने। बांग्लादेश में कोविड मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। और लॉकडाउन के दौरान रेल सेवाएं स्थगित करने का भी फैसला लिया गया है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी सभी घरेलू उड़ानों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। तो इसी तरह के हाल ही में हालात हो गए हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने कई बार बताई और इसीलिए अक्सर मैंने आपको इस जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बताना जरूरी नहीं समझता। चलिए आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश में भूस्खलन और भीषण बाढ़ आने से 41 लोगों की मौत हो गई? हाल ही में इंडोनेशिया देश में, किस देश में? इंडोनेशिया देश में भूस्खलन और भीषण बाढ़ आने से 41 लोगों की मौत हो गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन और भीषण बाढ़ आने से अभी तक 41 लोगों की मौत हो गई है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, डरावने दृश्य और भीषण बाढ़ आई है हाल ही में इंडोनेशिया देश में। और कुदरत के इस कहर से हजारों लोग बेघर हो गए हैं और 27 से ज्यादा लोग लापता है। और ओयांग बयांग यह गांव है। इमेज में आप देख सकते हैं यह गांव का नाम है ओयांग बयांग। ओयांग बयांग गांव में बाढ़ में 40 घर तबाह हो गए हैं और सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं और कुछ घर तो सैलाब में बह गए, कुछ घर तो सैलाब में बह गए हैं। तो आपको याद रखना है कि इसी तरह का हादसा हुआ है हाल ही में इंडोनेशिया देश में। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में गांव और डिजिटल कनेक्ट अभियान संकल्प से सिद्धि किसने शुरू किया है? डिजिटल कनेक्ट अभियान जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि, और यह शुरू किया है ट्राइफेड ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ट्राइफेड। और ट्राइफेड के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। तो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने गांव और डिजिटल कनेक्ट अभियान संकल्प से सिद्धि शुरू किया है और 1 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 100 दिन तक चलेगा। यानी कि 100 डे तक यह अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि। और इस अभियान के तहत 150 दलों का गठन किया जाएगा और प्रत्येक दल 10 गांवों का दौरा करेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन गांवों में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। और ट्राइफेड, तो ट्राइफेड का उद्देश्य क्या है? लघु वन उपज का संग्रह करने वाले आदिवासी समुदाय की आय में इजाफा करना है ट्राइफेड का प्रमुख उद्देश्य। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रा नायडू का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज में यह है चंद्रा नायडू। वो एक क्रिकेट कमेंटेटर थी जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी क्रिकेट कमेंटेटर।
और वो हमारे भारत देश के टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी थी। CK नायडू उनकी बेटी जिसका नाम है चंद्रा नायडू, जिसका हाल ही में निधन हो गया। भारत में क्रिकेट की शुरुआती महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू का निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी और 88 वर्षीय चंद्रा नायडू देश के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी थी और चंद्रा नायडू अविवाहित थी और घरेलू सहायिकाएं वर्षों से उनकी देखभाल कर रही थी। और चंद्रा नायडू ने नेशनल चैंपियनशिप बॉम्बे और MCC की टीमों के बीच इंदौर में वर्ष 1977 में खेले गए क्रिकेट मैच में पहली बार कमेंट्री की थी और उन्होंने अपने पिता के जीवन पर CK नायडू और डॉटर रिमेंबर्स तो इस नाम की एक किताब भी लिखी है। तो यह आपको याद रखना है, CK नायडू और डॉटर रिमेंबर्स, तो इस किताब की लेखिका है चंद्रा नायडू, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के डेलिना में 17 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? यानी कि हाल ही में यह जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के डेलिना में 17 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनोज सिन्हा। इमेज में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के डेलिना में 118 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत की 17 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नई परियोजनाओं का उद्घाटन इस क्षेत्र में बेहतर बिजली वितरण और कारगर पारेषण प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक और कदम है और जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त बिजली के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? द वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की है यूनेस्को ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनेस्को ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। यूनेस्को द्वारा मई 2020 और सितंबर 2020 के बीच किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इस सर्वेक्षण में दुनिया भर के 15,000 से अधिक लोगों से प्रतिक्रियाएं एकत्रित की गई है। दुनिया भर से 15,000 से अधिक लोगों से प्रतिक्रियाएं एकत्रित की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, हिंसा और संघर्ष, जैव विविधता की हानि और भेदभाव और असमानता, पानी और आवास, भोजन की कमी 2030 के शांतिपूर्ण समाज के लिए 4 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जो मैंने आपको यहां बताई। और प्रतिभागियों के अनुसार 2030 में आने वाली कई कठिनाइयों के लिए शिक्षा एकमात्र महत्वपूर्ण समाधान है। हालांकि उत्तर अमेरिकी यानी कि अमेरिका और कनाडा विज्ञान में विश्वास करते हुए शिक्षा में नहीं। यानी कि इसी तरह की चुनौतियों से निपटना है तो विश्व के अन्य देश शिक्षा को एकमात्र महत्वपूर्ण समाधान मानते हैं, लेकिन अमेरिका, कनाडा जैसे देश विज्ञान में विश्वास करते हैं। और जब यह रिपोर्ट प्रकाशित की है यूनेस्को ने, तो यूनेस्को का अर्थ क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और इस यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और यूनेस्को किसी स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। तो यह फैक्ट भी याद रखने हैं। और मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे भारत देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है? इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। 12वां क्वेश्चन, 2020 में उत्तराखंड के पहले इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल करने का गौरव किसने प्राप्त किया था? 2020 में उत्तराखंड के पहले इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल करने का गौरव प्राप्त किया था सक्षम रौतेला ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सक्षम रौतेला। और सक्षम रौतेला हाल ही में सुर्खियों में क्यों आए? तो मैं दोस्तों करंट अफेयर से जुड़े कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा था और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत कोट्स मैंने देखा। कोट्स क्या था? जीत का नशा सिर पर न चढ़े और हार से सबक मिले। क्या?
जीत का नशा सिर पर न चढ़े और हार से सबक मिले। और यह जो कोट्स है वो सक्षम रौतेला की मां किरण रौतेला का है। तो उत्तराखंड शतरंज चैंपियनशिप सक्षम रौतेला की मां किरण रौतेला का दिया यह मूल मंत्र का काम किया गया है, यानी कि सक्षम रौतेला को आगे बढ़ने में यह जो मूल मंत्र है उन्होंने काफी योगदान दिया है। और वर्ष 2016 से सक्षम के पास लगातार उत्तराखंड के चैंपियन और इंटरनेशनल मास्टर का भी खिताब है। और यहां जब शतरंज की बात की जा रही है तो शतरंज की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? विश्व शतरंज महासंघ। और विश्व शतरंज महासंघ की ओर से ग्रैंड मास्टर व इंटरनेशनल का खिताब दिया जाता है। इसमें जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है वो शतरंज की दुनिया का सबसे बड़ा खिताब है। दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल मास्टर का खिताब है। और विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर किस देश से है? रूस देश से है। वहीं भारत से सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से है। 13वां क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में कितने चरणों में चुनाव हो रहे हैं? आपको भी पता है कि 5 राज्यों में चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं और वेस्ट बंगाल में 8 चरणों में यह विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 295 सदस्य है, जिनमें से 294 सीधे जनता के द्वारा तथा 1 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का नामांकित किया जाता है। यानी कि जब भी कोई राज्य में विधानसभा चुनाव होता है तो यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है वो एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन सकता है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 295, इसमें से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं 294 और 1 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का नामांकित किया जाता है। और इसी के साथ जब चुनाव आयोजित हो रहा है असम में, तो असम विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 126। तो तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा में सीटों की संख्या है 235, जिसमें 234 निर्वाचित और 1 आंग्ल भारतीय। तो केरल विधानसभा सीटों की संख्या है 140 और पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। तो हाल ही में यह जो 5 स्थानों पर जो आयोजित किए जा रहे हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में माओवादी हमले में 22 से अधिक सैनिक शहीद हो गए? सबसे पहले तो हमारे शहीद हुए इस सैनिक को सैल्यूट और जय हिंद। और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादी के हमले में 22 से अधिक सैनिक शहीद हो गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है और 21 जवानों के पार्थिव शरीर सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके से मिले हैं। और शहीद हुए जवानों में से 8 जवान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के हैं। और बस्तर मंडल के सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर तर्रेम के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई, जिसके बाद खोज अभियान चलाया गया है। 15वां क्वेश्चन, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? मियामी ओपन हाल ही में आयोजित किया गया और इसमें पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है ह्यूबर्ट हरकाज ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ह्यूबर्ट हरकाज। इमेज में आप देख सकते हैं हाथ में खिताब लिए हुए। तो 26वीं वरीयता प्राप्त पोलैंड के किस देश के खिलाड़ी है? पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज ने इटली के 19 वर्षीय जैनिक सिनर को हराकर मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीत ली है। यानी कि किसको हराया है? तो याद रखो इटली के 19 वर्षीय खिलाड़ी जिसका नाम है जैनिक सिनर को हराकर यह पोलैंड के टेनिस प्लेयर ह्यूबर्ट हरकाज ने यह खिताब अपने नाम किया। और फाइनल मुकाबले में 24 वर्षीय हरकाज ने इस वर्ष की अपनी 10वीं जीत दर्ज की और हरकाज यह मुकाबला जीतने वाले पोलैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यह फैक्ट भी याद रख लो। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के संबंध में प्रावधान किया गया है? समान नागरिक संहिता के संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 44 में, यानी कि आर्टिकल 44 में
यह सम्मान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है दिनेश भाई परमार, आकाश अनुपम, देवा भाई जादव, कल्पेश सिंह चावड़ा, बेबी वर्मा, नेहा गुप्ता, जोगराजिया महेश, पीयूष जादव। इन सभी दोस्तों ने इनका बिल्कुल सही आंसर दिया है। वाला संजय, सेनवा संजय, अजय चौहान, सुरेश भरवाड़, रितेश चिहला, नील्स प्रधान, चावड़ा जय, मकवाना सोनल। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। सुनील सिंदल, नीलेश किक्कर, मीरा रावलिया, कलावती राठवा, समीर कुमार एसके, नैना शर्मा रमेश, परेश लादवा, डिम्पल पटेल। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है, आर्टिकल 44। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।